जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए 7 जुलाई 2024 के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके सही विकल्प को चुनना है। तो गद्यांश में कहा जा रहा है कि वाणी एक अनमोल वरदान है, कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कौवे की काँव काँव किसी को अच्छा नहीं लगती। वाणी के बिना सब कुछ सूना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत बड़ा आदर होता है। मधुर वाणी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वंश में हो जाता है। मीठी वाणी केवल सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती, वरन बोलने वाले को भी आनंदित पहुंचाती है। तुलसी ने कहा है कि मीठी वचन तो सुख उपजत चहु और, मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की कहानियाँ उठानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि खीरे का मुंह काट के मलियत नौन लागत, रहीमन कड़वे मुखन कौ चाहियत यही सजाय। कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ देते हैं। जहाँ मधुर वाणी अमृत है, वहीं कटु वाणी विष है। कहा गया है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका पहला है कि कोयले और कौवे में अंतर का आधार क्या है। तो कोयले और कौवे में अंतर का आधार क्या है, तो वाणी है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, वाणी है। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है कि कोयल और कौवे में अंतर का आधार वाणी को माना गया है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं। तो सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं सफल। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट है, सफल हो जाते हैं सभी कार्य मीठी वाणी से। इसमें कहा जा रहा है कि सभी कार्य मीठी वाणी से सफल हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है। तो क्या बढ़ती है, सद्भावना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सद्भावना बढ़ती है। मृदु बोलने वाले से समाज में सद्भावना बढ़ती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सज़ा की सलाह दी है। तो इसमें कहा जा रहा है कि खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाना। तो खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाना, जो कि रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को सज़ा की सलाह दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाने की सज़ा देने की सलाह दी है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि मधुर वचनों और कटु वचनों की समता दी गई है। तो औषधि और तीर की समता दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। मधुर का मतलब होता है कि औषधि, और कटुक का मतलब यहाँ पर तीर से किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि मधुर वचनों और कटुक वचनों की समता औषधि और तीर से दी गई है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि मीठी वाणी बोलने वाले का समाज में क्या होता है, तो आदर होता है। तो मीठी वाणी बोलने वाले को समाज में क्या होता है, आदर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। मीठी वाणी बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यापक का अर्थ है। तो व्यापक का क्या अर्थ होता है, विस्तृत। तो व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। व्यापक का अर्थ विस्तृत होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि मधुर का विलोम शब्द गद्यांश में आया है। तो मधुर का विलोम शब्द क्या होगा, तो मधुर का विलोम होता है कटु। कटु मतलब कड़वा होता है, मधुर मतलब
मधुर होता है या मीठा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। तो इसमें दिया गया है कुछ और महत्वपूर्ण शब्द विलोम दिए गए हैं। तो मीठा का विलोम क्या होगा? कड़वी होगी। और मृदु का कठोर होता है, अनमोल का तुच्छ होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि अमृत का समानार्थी शब्द नहीं होगा। तो अमृत का समानार्थी शब्द इसमें कौन सा नहीं होगा? तो हलाहल, जो कि ये अमृत का समानार्थी शब्द नहीं है। जबकि अमीय, सोमरस, पीयूष, ये तीनों अमृत का समानार्थी शब्द हैं। हलाहल ये अमृत का समानार्थी शब्द नहीं है। फिर उसके बाद आता है, दिया गया है एक काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके इसमें उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो काव्यांश में कहा जा रहा है कि वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार, सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को फाड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अन्वय पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता, मरता है जो एक ही बार मरता है, नत हुए बिना जो असीन घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कवि ने किसे छोड़ने की बात कर रहा है। तो कवि इसमें किसको छोड़ने की बात कर रहा है? तो वैराग्य को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। वैराग्य को छोड़ने की बात कर रहा है कवि। इसमें कहा जा रहा है कि उपयुक्त के आधार पर, उपयुक्त काव्यांश के आधार पर कवि वैराग्य को छोड़ने की बात कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कवि किसके समान जीने को कहता है। तो कवि किसके समान जीने को कहता है? तो विजयी व्यक्तियों के समान, विजयी व्यक्तियों के समान। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। कवि विजयी व्यक्तियों के समान जीने को कहता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है, भले व्योम फट जाए का अर्थ है। तो भले व्योम फट जाए का अर्थ क्या होता है? तो कितनी ही मुसीबत आ जाए। तो कितनी ही मुसीबत आ जाए, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। भले व्योम फट जाए का अर्थ है कितनी ही मुसीबत आ जाए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं। तो वे करते हैं स्वतंत्रता का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, स्वतंत्रता का करते हैं। जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? तो ये दे रहा है आन बान की रक्षा करने की, आन बान की रक्षा करने की दिया था उसमें। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि आन बान की रक्षा करने की प्रेरणा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अनय का अर्थ नहीं होगा। तो अनय का अर्थ क्या इसमें नहीं होगा? शत्रु। अनय का अर्थ इसमें शत्रु नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। अनय का अर्थ शत्रु नहीं होगा, जबकि अमंगल, अनहित तथा अन्याय अनय के समानार्थी शब्द हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि कक्षा 8 की अध्यापिका भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? तो वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? तो वह कोश विषयक मॉडल पर अनुसरण कर रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, कोश विषयक मॉडल पर। इसमें दिया गया है कि कक्षा 8 की अध्यापिका भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता के बारे में बताती है। अध्यापिका कोश विषयक मॉडल विधि का अनुसरण कर रही है। कोश विषयक उपागम शब्द और संयोजन के साथ शिक्षार्थी की दक्षता विकसित करने पर केंद्रित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो ये कथन नॉम चोम्स्की के सिद्धांत पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा।
इसमें कहा जा रहा है कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद हैं, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। युक्त कथन नॉम चोम्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन में और दिया गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमता को उसके सामाजिक संबंधों द्वारा निर्देशित और मध्यस्थ किया जाता है। उपयुक्त कथन लेव वाइगोस्की के समाज विकास सिद्धांत से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होना चाहिए भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण के संबंध में संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास उद्देश्य होना चाहिए। भाषा शिक्षण का मूल्य उद्देश्य भाषा कौशलों द्वारा छात्रों को निपुण करना होता है। भाषा कौशलों के मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो लेखन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, वचन या पाठन कौशल, श्रवण कौशल, ये 4 प्रकार के भाषा कौशल होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्रैसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंततः क्रिया करते हैं और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशीलता होती है। तो इसमें जो है न्यून प्रभावात्मक फिल्टर के माध्यम से होता है अधिक ग्रहणशीलता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, न्यून प्रभावात्मक फिल्टर। इसमें कहा जा रहा है कि क्रैस के अनुसार न्यून प्रभावात्मक फिल्टर अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतः क्रिया करते हैं और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशीलता होती है। भाषाविद स्टीफन क्रैसन ने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने 5 मुख्य परिकल्पनाओं का प्रस्ताव रखा। जिसमें कौन कौन से 5 मुख्य परिकल्पनाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले इनपुट हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद एक्टिविजेशन, लर्निंग हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस और ऑफ्टेक्यून फिल्टर हाइपोथेसिस शामिल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भाषा के अंतः क्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम असमान की पहचान करें। तो भाषा के अंतः क्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम की पहचान करें। तो इसमें कौन सा विषम है उसको पहचान करना है। तो इसमें विषम के बारे में बताना है। तो इसमें पहला है कि अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है, जो कि ये विषम है। फिर उसके बाद दूसरा है कि भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है, जो कि ये भी विषम है। फिर उसके बाद तीसरा है कि भाषा अंतः व्यक्तित्व और सामाजिक अंतः क्रिया का साधन है, तो ये भी विषम है। तो भाषा के अंतः क्रियात्मक सिद्धांत के रूप में। फिर उसके बाद आता है चौथा कि भाषा समाज के स्तर का साधन है, जो कि ये सही है, भाषा समाज के स्तर का साधन है। तो इसमें पहला दूसरा और तीसरा इसमें जो कि विषम है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, पहला दूसरा और तीसरा। इसमें दिया गया है कि भाषा के अंतः क्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम असमान तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा का साधन है। दूसरा है भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्य की अभिव्यक्ति का साधन है। तीसरा है भाषा अंतः व्यक्तित्व और सामाजिक अंतः क्रिया का साधन है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि सकारात्मक निरंतर निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं। तो ये किसके आधारभूत तत्व हैं। तो सहयोगात्मक शिक्षण के। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सहयोगात्मक शिक्षण के। इसमें कहा जा रहा है कि सकारात्मक अंतर निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल सहयोगात्मक शिक्षण के आधारभूत तत्व हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा।
तो इसमें कौन सा अधिक सही रूप से लागू होता है? तो तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। तो तनाव मुक्त परिवेश का सृजन जो कि अधिक रूप से लागू होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से तनाव मुक्त परिवेश का सृजन द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही से लागू होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है, आपके लिए कौन सा सहायक है? तो इसमें कौन सा सहायक है? रूब्रिक। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, रूब्रिक जो कि सहायक है। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है, आपके लिए रूब्रिक विधि सहायक है। फिर उसके बाद रूब्रिक विधि क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रूब्रिक विधि यह एक प्रकार की स्कोरिंग गाइड है जो कि एक आइसोनेमेट के लिए विशिष्ट घटकों और अपेक्षाओं का आकलन और स्पष्ट करता है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे इसका उपयोग शोध पत्र, सामूहिक परियोजनाएं, पोर्टफोलियो और प्रस्तुतिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है, उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होगा? तो इसमें कौन सा होगा? समग्रतावादी जो कि ये अधिक सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, समग्रतावादी। इसमें कहा जा रहा है कि एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है, उस अध्यापक के लिए समग्रवादी रूबिक अधिक सहायता होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन इसमें कथनों को ध्यान में रखा गया है? तो समग्र भौतिक प्रतिक्रियावादी के बारे में इसमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि गंतव्य विधि गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की भावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कि ये सही है, प्रत्यास्मरण की भावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा है कि द्वितीय भाषा अर्जन बच्चों के प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर प्रतिक्रिया होती है। तो इसका दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला भी सही है, इसमें दोनों इसमें सही हैं, पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा, पहला वाला और दूसरा वाला इसमें दोनों सही हैं। इसमें कथन ए कहा जा रहा है कि गंतव्य गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की भावनाएं बढ़ जाती है। फिर इसमें द्वितीय वाला कहा जा रहा है कि द्वितीय भाषा अर्जन के बच्चों की प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर प्रतिक्रिया है। दोनों कथन समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? तो भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है, इसको बताना है इसमें। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया है कि भाषा अधिगम में बोधगम्यता योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं, जो कि ये सही है। दूसरा है कि श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं, तो इसका दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला है कि भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, न कि नियमों पर, तो तीसरा वाला भी इसका सही है। चौथा वाला है कि भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, जो कि ये गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में निम्नलिखित मत है। पहला है कि भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती है। दूसरा है श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं। तीसरा है कि भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, न कि नियमों पर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? तो इसमें समग्र भौतिक प्रतिक्रिया जो कि इसमें बल दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि एक अध्यापिका क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। तो अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। तो अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? तो इसमें बताना है कि अध्यापिका किसका अनुसरण इसमें कर रहा है।
तो जो अध्यापिका अनुसरण कर रही है यह समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का अनुसरण इसमें कर रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एक अध्यापिका क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। अपना हाथ धोकर आइए, अपने चेहरे धोकर आइए, अपने बाल संवारिए, जो कि अध्यापिका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का अनुसरण कर रही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है। उन रूब्रिकों की पहचान करें। तो उसमें कौन सी पहचान करना है? तो उसमें सामान्य रूब्रिक का पहचान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है। यह सामान्य रूब्रिक के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है और जब कोई भी विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती है। यह अध्यापिका क्या कर रही है? जिसमें बताना है कि अध्यापिका क्या करती है। अध्यापिका जो करती है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, जो कि ये गलत है। विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है, तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों को किसी की ओर ढाल रही है, तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों को मदद कर रही है, तो इसमें राइट ऑप्शन डी वाला होगा कि अध्यापिका जो है यह विद्यार्थियों की मदद कर रही है। इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का आकलन कर रही है और जब कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती है। यहाँ अध्यापिका विद्यार्थियों की मदद कर रही है। तो जो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी इसका वाला राइट होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके इसमें आंसर को ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश में क्या कहा गया है कि बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं, बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने आवास की ओर अग्रसर हो रही है। यहाँ यह सब जिस संदर्भ से संबंधित है वह बस्तर का सूर्य चंद्र का अनोखा लिपि शास्त्र है, जो वहाँ के आदिवासियों के पास उनके विशिष्ट आकार भाव में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा। आकार भाव में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगे। तो इसमें दिया गया है कि हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य चंद्र पशु पक्षी और अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृति को अपने शरीर पर धारण किए हुए काठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। धूप, हवा, पानी, सर्दी, गर्मी को अपने पर झेलते हुए क्या इन्हें हमारे अनेक की प्रतीक्षा होती है कि अपने उस पूर्वज को विषय में हम सब कुछ बता सके, जो इस गांव के लोगों की दृष्टि से कोई यशोगाथा हो सकती है, जिससे हमारी तरह के बाद के दिनों में आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। जो सुघड़ आकृति काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती है, अपने पारंपरिक बल्कि अनुष्ठानिक आकार भाव में वहीं लाल, पीले, हरे, चकट रंगों में इन प्रस्तों स्तंभ पर चित्रित है, लेकिन इन काष्ठ माध्यम के से प्रस्तर में प्रवेश का अंतरण कलात्मक विघटन को दर्शाता है। यह विघटन कलात्मकता तक ही सीमित नहीं बल्कि बस्तर के अनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र में आ रहे हैं परिवर्तन का संकेत भी है। फिर उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्र शब्द है, तो चंद्र शब्द इसमें क्या है? तो पहला क्वेश्चन में बताना है आपको इसमें चंद्र शब्द क्या है। तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है या विदेशज है। तो इसमें चंद्र शब्द क्या है?
तो चंद्र शब्द इसमें तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, चंद्र शब्द तत्सम है। इसमें दिया गया है चंद्र तत्सम है, इसका तद्भव शब्द चाँद होगा, तो चंद्र का तद्भव क्या होगा, तो चाँद होगा। वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर जो के त्यों ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। जो संस्कृत से निकल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अवसान, अवसान का विलोम क्या होता है, तो अवसान का विलोम इसमें बताना है आपको कि आविर्भाव, समाप्ति, अंत, पतन। तो अवसान का विलोम क्या होता है, तो आविर्भाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, अवसान का विलोम आविर्भाव होता है। इसमें दिया गया है कि अवसान का विलोम शब्द आविर्भाव है। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं। तो आदि का विलोम क्या होता है, अंत होता है। उत्थान का पतन होता है। समाप्ति का असमाप्ति होता है। तो आदि का विलोम क्या होता है, तो अंत होता है। उत्थान का पतन, समाप्ति का असमाप्ति। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है सुघड़ शब्द में सु है, तो सुघड़ शब्द में सु क्या चीज़ है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, संज्ञा या सर्वनाम। तो सुघड़ शब्द में क्या है, तो इसमें उपसर्ग है। सुघड़ में सु शब्द उपसर्ग है। उपसर्ग में शब्द पहले जुड़ता है। इसमें दिया गया है कि सुघड़ शब्द में सु उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो सु उपसर्ग से बने हुए अन्य शब्द कौन कौन से आते हैं, तो स्वागत, सुयस, ये जो कि सु उपसर्ग से बने हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि विघटन का पर्याय नहीं है, तो विघटन का पर्याय कौन सा नहीं है, तो इसमें ध्वंस, ये जो कि विघटन का पर्याय है। छीड़ता, ये भी विघटन का पर्याय है। नाश, ये भी विघटन का पर्याय है। निर्माण, निर्माण जो कि ये विघटन का पर्याय वाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि विघटन का पर्याय निर्माण नहीं है। निर्माण का मतलब होता है रचना या बनावट, जबकि ध्वंस, छीड़ता, नाश, पतन, विध्वंस, क्षय, विनाश आदि जो कि ये विघटन के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर इसके बाद दिया गया इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां है कि कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, तो इसमें बताना है कि कोई प्रथा है कि परंपरा कैसे बनती है। जब वह दीर्घकालीन तक बनी रहती है तो वह परंपरा के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। कोई प्रथा दीर्घकालिक तक बनी रहकर परंपरा बन जाती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बस्तर के विशिष्ट आकार भाव मोटिफ में निम्नलिखित चित्र नहीं है, तो इसमें कौन सा चित्र नहीं है, तो उसमें दिया गया था सूर्य चंद्रमा भी दिया गया था, बस्तर के विशिष्ट आकार भाव में पशु पक्षी भी दिया गया था और अनुष्ठानिक चित्र भी दिया गया था, जबकि शिव पार्वती उसमें नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें पूछ रहा है कि बस्तर के विशिष्ट आकार भाव में कौन सा चित्र नहीं था, तो शिव और पार्वती ये जो कि नहीं था। इसमें दिया गया है कि बस्तर के विशिष्ट आकार भाव शिव पार्वती का चित्र नहीं है, जबकि सूर्य चंद्रमा, पशु पक्षी तथा अनुष्ठानिक चित्र बस्तर के विशिष्ट आकार भाव के चित्र हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि इन आकार भावों जिसे मोटिफ का रंग है, तो कौन सा मोटिफ का रंग उसमें था, तो लाल था, पीला था और हरा था। लाल, पीला और हरा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, लाल, पीला और हरा। इन आकार भावों में मोटिफ का रंग लाल, पीला, हरा था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि आकार भाव मोटिफ में प्रचलित मोटिफ है, तो आकार भाव में उसमें क्या प्रचलित था, तो धार्मिक अनुष्ठानिक। तो धार्मिक अनुष्ठानिक उसमें था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। आकार भाव में प्रचलित मोटिफ धार्मिक अनुष्ठानिक है। फिर इसके बाद आता है जो कि ये सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो 7 जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो गद्यांश के आधार पर तो बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है जो कि उसमें दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें सही है।
पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं, तो जबकि ये गलत है। गद्यांश में ये नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन बी वाला इसमें राइट होगा। फिर सी वाला है, इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, तो ये भी उसमें था। सुघड़ आकृतियाँ काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती थी, तो ये भी इसमें था। तो इसमें बी वाला राइट होगा, यही नहीं था। दिया गया है कि गद्यांश के आधार पर पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं, वाक्यांश से सही नहीं है। तो गद्यांश के अनुसार इसका वाक्यांश से क्या है, तो पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं, जबकि शेष विकल्प इसके सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, फिर इसमें दिया गया है एक काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके इसमें आंसर को ढूंढा है। इसमें दिया गया है काव्यांश क्या दिया गया है, मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, खालसी मिट्टी और नीचे दबे धरोहर के साथ, उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट कुछ चांदनी, उसमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बाम्बी, चिड़िया की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज़ गूंजती होगी। तो इसमें इस पद्यांश में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें 10 में दिया गया है कि खालसी शब्द का पर्याय है, तो इसमें बताना है कि खालसी शब्द का पर्याय कौन सा है, तो विशुद्ध, जो कि ये खालसी शब्द का पर्याय है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, विशुद्ध। दिया गया है कि खालसी शब्द का पर्याय विशुद्ध है। खालसी के अन्य पर्याय हैं असली, खरा, अनमेल, अमिश्र, शुद्ध, ये जो कि खालसी के पर्याय हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो चांदनी शब्द में नी प्रत्यय है, जो कि लास्ट में नी है, चांदनी प्रत्यय जो कि लास्ट में जुड़ता है, और जबकि उपसर्ग पहले जुड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। चांदनी शब्द में नी प्रत्यय है। नी प्रत्यय से बने अन्य शब्द कौन कौन से हैं, देखते हैं। करनी, चटनी, कटनी, मरनी, ये जो सबकी सब ये जो है सभी प्रत्यय हैं, नी प्रत्यय हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि कावित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है, तो कावित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है, तो विस्फोटक ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, विस्फोटक ध्वनियाँ। कावित्री विस्फोटक ध्वनियाँ नहीं बचा लेना चाहती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, पंक्ति से अभिव्यक्ति है, तो मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, इस पंक्ति से क्या अभिव्यक्ति किया गया है इसमें, तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा, मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट, जो कि ये अभिव्यक्त किया गया है इस पंक्ति में। इसमें कहा गया है कि मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, पंक्ति से मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट अभिव्यक्त हुई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कि प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें चिड़ियों की चहचहाहट, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, चिड़ियों की चहचहाहट, जो कि ये कविता में धरोहर के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। तो प्रस्तुत कविता के संदर्भ में चिड़ियों की चहचहाहट धरोहर का उल्लेख नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि कविता में बाँस के झुरमुट से बाँसुरी के संबंध का आशय है, तो इसका आशय है कि बाँसों में छिपी बाँसुरी की आदिम लय की खोज, तो बाँसों में छिपी बाँसुरी की आदिम लय की खोज, जो कि ये बाँस के झुरमुट के बाँसुरी के संबंध का आशय है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसमें दिया गया है कि कविता में बाँस के झुरमुट से बाँसुरी के संबंध का आशय बाँसों में छुपी बाँसुरी की आदिम लय की खोज है। क्वेश्चन नंबर फिर इसमें दिया गया है 16 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशिक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, तो इसमें कौन सा सिद्धांत है जो कि शामिल नहीं किया गया है, तो जबकि इसमें ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना ये शामिल किया गया है।
यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित न हो, तो ये भी सुनिश्चित किया गया है। फिर इसके बाद दिया गया है कि पाठचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो। तो इसमें ऑप्शन सी वाला ये जो कि गलत कहा गया है, जबकि ये पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, तो इसमें कहा गया है कि न हो, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट होगा। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के निर्देशित सिद्धांतों में पाठचर्या को इस प्रकार समृद्ध करना चाहिए कि बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो, शामिल नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। तो भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल होना चाहिए, तो ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। तो ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। ध्वनि विज्ञान होनी चाहिए भाषा के आंतरिक संबंध में, और वाक्य को तोड़ने का कार्य करना चाहिए, जो कि वाक्य विन्यास कहलाता है, वाक्य को अलग अलग प्रस्तुत करने का। इसमें दिया गया है कि भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। तो ये दिया जाता है अभिव्यक्ति को। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट होगा, अभिव्यक्ति को दिया जाता है। इसमें दिया गया है कि अभिव्यक्ति के द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि बच्चों भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चे जो होते हैं वह भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किसका विचार है, तो ये किसका विचार है, तो ये नामोम चॉम्स्की का है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, नामोम चॉम्स्की का है। नामोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेतित करता है, तो यह व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना इस भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा गया है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग उसके व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होने की तरफ संकेत कर रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है, तो बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों के दूसरे के हस्तलिखित सामग्री के पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलेगा, और ऐसा करने से बच्चों को जब दूसरे के लिखित कार्य की जांच करने का मौका मिलेगा तब वह उसकी कमियों और इच्छाओं को जान सकेंगे, जिससे उनके अपनी कमी को पूरा करने का पर्याप्त अनुभव हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाना चाहिए, तो इसमें पहले कहा गया है कि लोकगीत को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, जो कि ये गलत है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, तो ये भी गलत है। इसमें केवल लोकगीतों के माध्यम से ही पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, तो ये भी गलत है। इसमें बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, तो इसका डी वाला राइट होगा। जो इसमें बच्चे होते हैं वे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे को सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों का भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीत हमारे देश एवं संस्कृति की परिचायक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
24 है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता है, संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। इसमें कौन सा तर्क है जो कि उचित नहीं है। पहला दिया गया है कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, तो सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, जो कि ये सही है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, तो ये भी सही। इसमें बच्चों को शब्द भंडार के विकास का अवसर प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। इसमें दिया गया है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, जो कि ये ऑप्शन नंबर इसका डी वाला गलत है। इसमें यही सही है। इसमें डी वाला, इसमें ऑप्शन डी इसका राइट होगा। फिर इसके बाद दिया गया इसमें कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह कहना कि सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, उचित तर्क नहीं है। जबकि भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होगा तथा उन्हें भाषा सुनने के परिवेश के साथ साथ उनके अवलोकन की भी क्षमता का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर फिर इसके बाद आता है 25 है, L.S. वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा गया है इसमें। तो L.S. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। भाषा एक अर्जित योग्यता है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया है। इसमें कहा गया है कि L.S. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक था। उसने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया जाता है कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। वह कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, सही नहीं है। जबकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्योंकि भाषा अर्जन से आशय है कि हमने क्या सीखा और भाषा अधिगम से तात्पर्य है कि क्या सीख रहे हैं। हमारा भाषा परिवेश जितना समृद्ध और विस्तृत होगा, उतना ही हमें भाषा सीखने में सरलता होगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताना है कि इसमें भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, जो कि ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई सुंदरता पर ही बल रहता है, कथन सही नहीं है, बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्यापन में सहायक होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। तो इसमें बताना है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा इसमें विचार उचित है, इसको बताना है। इसमें कौन सा विचार उचित है। इसमें कहा जा रहा है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, जो कि ये गलत है। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों और अधिगम का प्रयोग होना चाहिए, तो ये भी इसमें गलत है। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, तो जो कि ये सी वाला इसका राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, क्योंकि जब तक बच्चे को भाषा सीखने का समुचित वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बन सकती। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वालीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है। इसमें बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। तो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है बच्चा। इसमें दिया गया है स्वालीन विकार में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषणक उपागम होता है, तो कौन सा उपागम होता है। तो इसमें संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, जो कि संप्रेषण परक उपागम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला इसमें राइट होगा।
इसमें दिया गया है कि भाषा शिक्षण की संप्रेषण परक उपागम के संदर्भ में भाषा प्रयोगों की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेषक परक उपागम होता है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फिर 30 है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को माध्यम स्तर बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। तो इसमें जो होता है वह प्रत्यक्ष विधि होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, प्रत्यक्ष विधि होता है। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्य स्तर तक बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चली जाती है, मूर्त से अमूर्त की तरफ चली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है, जो कि सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं, हिंदी का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके आंसर को चुनना है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या की बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिकरण दोनों ने वातावरण को सीमा से अधिक प्रभावित किया है। ऐसी अवस्था में वातावरण का शुद्ध रहना स्वयं एक समस्या बन गया है। आज इसलिए प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का हो, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने है, क्योंकि जिस वातावरण में और जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित होता जा रहा है और यह स्थिति केवल भारत की नहीं बल्कि अधिकांश देशों में प्रदूषण की समस्या विकट होती जा रही है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक का कथन है कि बेहिसाब से हो रहे इस प्रदूषण के फड़धारी साफ को यदि शीघ्र ही नहीं नियंत्रित किया गया तो आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं हो पाएगी। वनस्पतियाँ तक नहीं पनप पाएंगी, प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसमें कहा जा रहा है कि गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर की, इसमें दिया गया है एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इसका पहला है कि गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। तो स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध वातावरण, शुद्ध भावनाएं, शुद्ध मनोभाव। तो स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है? तो शुद्ध वातावरण आवश्यक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध वातावरण आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है कि वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक हैं। तो वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक क्या है? तो जनसंख्या तथा औद्योगिकीकरण में वृद्धि, जो कि ये वातावरण पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक जनसंख्या तथा औद्योगिकी में वृद्धि है। जनसंख्या में बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की पूर्ति के लिए रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिकरण दोनों ने ही सीमा से अधिक प्रभावित किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या है। तो गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या क्या है? तो वायुमंडल प्रदूषण। तो वायुमंडल प्रदूषण है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट है। गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या वायुमंडल प्रदूषण है।
प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का हो, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने आया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्रदूषण की समस्या है। तो प्रदूषण की समस्या क्या है? संसार के अधिकतर देशों में। तो प्रदूषण की समस्या संसार के अधिकतर देशों में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि प्रदूषण की समस्या संसार के अधिकतर देशों में है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कथन है कि बेहिसाब हो रहे इस प्रदूषण के फड़धारी सांप को यदि शीघ्र ही नहीं नियंत्रित किया गया तो आने वाले दशकों में यह पृथ्वी पर मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि गद्यांश में बेहिसाब बढ़ने प्रदूषण की तुलना किससे की गई है? तो फड़धारी सांप से किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। गद्यांश में बेहिसाब बढ़ रहे प्रदूषण की तुलना फड़धारी सांप से की गई है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं हो पाएगी। वाक्य का भाव है आने वाले वर्षों में। तो इसमें आने वाले वर्षों में वाक्य का क्या भाव है? तो इसमें आने वाले वर्षों में वाक्य का भाव है कि पृथ्वी से सभी प्रकार के जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो कि इसका भाव है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट है। इसमें दिया गया है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार प्रश्नगत वाक्य का भाव है कि पृथ्वी से सभी प्रकार के जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है नियंत्रित शब्द में प्रत्यय है। तो नियंत्रित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। नियंत्रित में इत प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। नियंत्रित शब्द में इत प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जिनके अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि दशक में समास का भेद बताइए। तो दशक में कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है। दशक में द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। दशक में द्विगु समास है। जिस समास का पूर्व पद संख्याबोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा कर्मधारय, पांचवा द्विगु और छठवां बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि समूह से भिन्न शब्द हैं। तो समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो स्वास्थ्य। समूह से भिन्न शब्द स्वास्थ्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। तो स्वास्थ्य शब्द समूह से भिन्न शब्द है, जबकि स्वास्थ्य शब्द गद्यांश में नहीं दिया गया है, अन्य विकल्प में गद्यांश में दिए गए हैं। तो ये जो स्वास्थ्य शब्द है यह गद्यांश में नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद आता है एक काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आंसर को पता लगाना है। तो काव्यांश में कहा जा रहा है कि रक्तपात पर अड़ा नहीं यह दया दंड में जड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशुबल के ऊपर आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है कि कविता में किसकी कामना की गई है। तो बताना है कि कविता में किसकी कामना की गई है। तो भारत के झंडे को फहराने की कामना की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। भारत के झंडे को फहराने की इसमें कामना की गई है। इसमें दिया गया है कि काव्यांश में भारत के झंडे फहराने की कामना की गई है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य है। तो भारत के झंडे को फहराने से क्या तात्पर्य है? तो स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला स्वतंत्रता। इसमें दिया गया है कि उपरोक्त काव्यांश में भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य स्वतंत्रता से है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है।
इसमें अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। कविता में कवि ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है, दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। तो दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है, तो ये विवेकपूर्ण न्याय की ओर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, विवेकपूर्ण न्याय की ओर किया गया है संकेत। काव्यांश के अनुसार दया दंड के माध्यम से विवेकपूर्ण न्याय की ओर संकेत किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि समूह से भिन्न शब्द है। तो समूह से भिन्न शब्द क्या है, तो वीरता, दया और शक्ति, ये जो कि कहा गया है, जबकि भारत ये समूह से भिन्न शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। समूह से भिन्न शब्द भारत है। भारत शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द में किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, अमेरिका, रामायण इत्यादि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि विजय शब्द का विलोम। तो विजय शब्द का विलोम क्या है, तो विजय शब्द का विलोम पराजय होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, विजय का पराजय। कुछ महत्वपूर्ण विलोम दिए गए हैं, जो कि हार का विलोम क्या होता है, जीत होता है। आक्रांत का विलोम क्या होता है, अनाक्रांत होता है। ध्वस्त का विलोम निर्माण होता है। तो हार का विलोम जीत होता है, आक्रांत का विलोम अनाक्रांत, ध्वस्त का विलोम निर्माण होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करती हैं जो विद्यार्थी के जीवन अनुभव से संबंधित है। वह किस शिक्षण विधि के अनुसरण कर रही है, तो वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है, तो ये संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का वह अनुभव कर रही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसके एक्सप्लेनेशन को पहले देखते हैं। तो संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियाँ करवाती हैं जो विद्यार्थी के जीवन अनुभवों से संबंधित हैं। वह संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का अनुसरण कर रही हैं। इसमें भाषा का प्रमुख काम संप्रेषण करना होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कि प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें दिया गया है कि प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा कि प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग करना या मदद करना, जो कि ये प्रत्यक्ष विधि का संबंध होता है। इसमें दिया गया है कि प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में मदद करना है, क्योंकि इसमें वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि, उत्पत्ति और तुकबंदी को पृथक करवा रही हैं। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि बबीता ने अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उसके किस पक्ष को मजबूत कर रही है, तो ध्वनि विज्ञान जागरूकता का। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ध्वनि विज्ञान जागरूकता को मजबूत कर रही है। बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उसके ध्वनि विज्ञान जागरूकता पक्ष को मजबूत कर रही है। ध्वनि विज्ञान जागरूकता उस क्षमता को सहमति करने के लिए आती है जिसे उस क्षण से प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हम बोलना सीखते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे सारांश पठन के रूप में जाना जाता है, सरसरी तौर पर पढ़ना। तो सरसरी तौर पर पठन जो कि ये सारांश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, सरसरी तौर पर पठन को सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है।
सरसरी तौर पर पठन का अर्थ है किसी भी पठन को देखकर उसे विषय वस्तु को पता लगा लेना, जो कि ये सरसरी सारांश का पठन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी से जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ाया जाता है। किसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है? बारीकी से पठन के अंतर्गत, बारीकी से पठन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। बारीकी से पठन विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? तो गीता जो है भाषा के किस उपकौशल का परीक्षा ले रही है? तो ये ले रही है शब्द भंडार का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा, शब्द भंडार का। इसमें दिया गया है कि गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती हैं। गीता के शब्द भंडार उपकौशल की परीक्षा ले रही है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है। उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे बिना किसी के संदर्भ के शब्दों का अर्थ पूछना, उसे यह नहीं करना चाहिए कि बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना, जिसका कोई संदर्भ में अर्थ ही नहीं निकल रहा हो तो उसे नहीं पूछना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है। उसे बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ वही पूछना चाहिए। बिना संदर्भ के बच्चों से अर्थ पूछने से उन्हें भ्रमित पैदा होगा। शब्द संपदा की परीक्षा के लिए विकल्प संगत युक्ति है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है, देवीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। इसमें कहा जा रहा है कि आज मैं डैश गई और कुछ फल व सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी पर मैं डैश लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहती है। तो रिक्त स्थान पूर्ति के लिए देवीना के विद्यार्थियों को क्या करना होगा? तो इस जो रिक्त स्थान दिया गया है इसकी पूर्ति के लिए देवीना के विद्यार्थियों को क्या करना होगा? तो उनको संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। तो संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देवीना के विद्यार्थियों को संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? तो प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? तो आगमनात्मक तरीके से, आगमनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण आगमनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है। आगमनात्मक विधि में विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए गए हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? तो पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है, इसको बताना है। तो यह संबंधित है वे सिद्धांत जिसने विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। तो वे सिद्धांत जिससे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम को निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण ऐसे सिद्धांत जिसने विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि वचन बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समान्वयन
पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? तो वह भाषा शिक्षण विधि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। इसमें कहा जा रहा है कि वाचन या बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित समग्र भौतिक प्रतिक्रिया भाषण शिक्षण विधि है। भाषा शिक्षण की एक विधि है जो कि शिक्षक को कहने या आदेश देने के साथ साथ छात्र की शारीरिक गति के समन्वय को संदर्भित करता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि भाषा की कक्षा का प्रवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? तो भाषा की कक्षा का प्रवेश किस तरह से नहीं होना चाहिए? तो ये तानाशाही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा की कक्षा का प्रवेश तानाशाही नहीं होना चाहिए। तानाशाही से बच्चों में डर का माहौल रहता है, वह प्रश्न पूछने और बात करने से डरेंगे। भाषा की कक्षा का प्रवेश बाल अनुकूल, संजीव एवं सक्रिय तथा संसाधनपूर्ण होनी चाहिए। तो हम लोगों ने आज हिंदी का सीसेट 2022 का प्रैक्टिस सेट किए हैं। ये 2022 का प्रैक्टिस सेट है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोशल साइंस को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।